हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। गाइस, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई एंड ये चैप्टर आज हो जाएगा कंप्लीट बिकॉज का हम सारे टॉपिक्स को आज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो है कोशिका द्रव्य एंड कोशिकांग। जैसे कि आप सबको पता है बेटा, मैंने आपको सारे के सारे इसके जो टॉपिक है वो पढ़ा दिए हैं कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, केंद्र क्या होता है, कोशिका क्या थी, किसने खोज की थी, कैसे कैसे की थी, सब बता दिया, पूरी स्टोरी बता दी है ना। अब बारी आई इसके कोशिकांगों को पढ़ने की। तो मैं अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगी, आपको एक साथ पढ़ाऊंगी कि स्टोरी के फॉर्म में, आपको बहुत इजीली समझ आएगा। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करें। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ बेटा, जब मैंने आपको पढ़ाया था सेल के बारे में, है ना, कोशिका के बारे में, तो ये कोशिका थी एंड यहाँ पर मैंने बोला बेटा जीव द्रव्य, जिस कोशिका में जीव द्रव्य की उपस्थिति है वो कोशिका कैसी होती है? जीवित कोशिका होती है ना। अब जीव द्रव्य क्या था भाई? हमारा ये प्लाज्मा झिल्ली जो कि सबसे बाहर वाली झिल्ली थी, ये जो आपका केंद्रक है और ये जो आपका कोशिका द्रव्य है। ठीक है, ये तीन चीज थी। अब हमने प्लाज्मा झिल्ली को पढ़ लिया था, हमने केंद्रक को पढ़ लिया था। बात किसकी आई है बेटा? बात आई है कोशिका द्रव्य की। ठीक है, तो ये कोशिका द्रव्य आखिर होता क्या है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेटा साइटोप्लाज्म। क्लियर है? ओके है। तो ये जो आपका साइटोप्लाज्म है क्या? तो बेटा ये जो होता है एक जेली जैसा पदार्थ होता है। क्लियर? क्या होता है? जेली जैसा पदार्थ होता है जो किसमें बेटा? जो पूरी कोशिका होती है उसमें फैला होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये पूरा जो अंदर लाइट ग्रीन कलर है, ये पूरा का पूरा जो फैला हुआ है, कहीं सारे में फैला हुआ है ना। यही क्या है बेटा? यही हमारा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। अब जितने भी आपके जो कोशिकांग होते हैं, ठीक, जितने भी आपके कोशिकांग क्या होते हैं बेटा? कोशिका के अंग। तो जितने भी आपके कोशिकांग हैं वो सारे के सारे इसी कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं? पड़े रहते हैं। क्लियर? तो आज हम इन्हीं कोशिकांगों को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके हम इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जितने भी, चाहे आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका हो, चाहे आपका, अगर मैं बात करूं, आपका राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, ठीक है, आपके जितने कोशिकांग सारे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी एक अपनी हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, कोशिका द्रव्य की हेडिंग डाल लो एंड कोशिका द्रव्य हेडिंग डालने के बाद में आपको क्या कर लेना है? इन पॉइंट को लिखना है जो मैंने बताए हैं आपको। क्लियर है? ठीक है, एंड साथ ही साथ ये पार्ट लिख लीजिए कि कोशिकांग होते हैं, ये जल जैसा पदार्थ है। और यहीं पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका पहला वाला जो आपका है कोशिकांग अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, इसको अंतःद्रव्य जालिका भी कहते हैं, इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका भी कहा जाता है। क्योंकि आप अगर देखोगे ना बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक, तो ये ना अलग अलग तरीके से दिया होता है। कहीं आप जब भी आप देखो किसी बुक में ऐसे लिखा है, कहीं पे ऐसा लिखा है, तो इसको इन दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम सही वर्ड कौन सा है, दोनों ही सही वर्ड है। ठीक है, कहीं आप ये देखिए, कहीं ये, तो मैंने ये वर्ड इसलिए लिख दिया ताकि आपको कहीं लिखा मिले तो आप कंफ्यूज ना हो कि आखिर सही वर्ड कौन सा है ना। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका तो आपको पता है क्या है? कोशिकांग है। होता कहाँ पे है? सेल में। तो ध्यान से देखिए, ये कोशिका है, ठीक है बेटा, क्या है? एक सेल। अब ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको बहुत अच्छे से पता है ना बेटा। और जिसने अभी तक 4 लेक्चर नहीं देखे इससे पहले वाले, वो उन लेक्चर्स को देख लें, क्योंकि अगर लेक्चर नहीं देखोगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी, है ना। चलिए बेटा, तो यहां पर क्या था आपका? ये न्यूक्लियस, ये कोशिका द्रव्य यहां पर। ओके, अब यहीं पे बेटा आता क्या है आपका? अंतःप्रद्रव्य जालिका आखिर कोशिका में है कहां? तो अभी ध्यान से देखना, बिल्कुल मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूं, एक संरचना। ठीक है, क्लियर है? अभी आप देख रहे हो कि केंद्र के पास मैंने एक संरचना बनाई है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो रही है? ये संरचना क्या है? ये जो संरचना होती है बेटा, ये संरचना होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है,
अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके से है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक, तो अगर हम देखें कि एक दूसरे से जुड़ती जा रही है, देखो बिल्कुल एक दूसरे पार्ट जुड़ रहे हैं, तो ये कैसी होती है, ये शाखित होती है। शाखित का मतलब जैसे एक पेड़ होता है, टहनियां निकली होती हैं उससे, कुछ इस तरीके से ये आपस में जुड़ी होती है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखोगे कि ये शाखित होती है। और कहाँ पाई जाती है बेटा, ये पाई जाती हैं केंद्रक के पास, ठीक है, कहाँ पे, केंद्रक के पास पाई जा रही है। ओके, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है कि अभी आप देख रहे हो अभी दोनों में कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, क्या दिख रहा है कोई डिफरेंस? हाँ जी बच्चा, क्या कोई डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है? मैंने बोला बेटा एक ये है कि कुछ डिफरेंस दिख रहा है, दोनों में नहीं दिखेगा, है ना। अब लेकिन अगर मैंने यहीं पर ये डॉट बना दी है, ये डॉट जैसी जो संरचना है ये यहाँ पर आ गई, लेकिन यहाँ पे नहीं। अब आप कह सकते हो कि हाँ मैम यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पर तो ये बिंदु जैसी रचना है जबकि वो वहां पर नहीं है, ठीक है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है, ठीक है, ये केंद्र के पास पाई जाती है। अब इसको देख के एक चीज और क्लियर होगी क्या, कि ये जो होती है बेटा ये कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से। क्लियर है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार से बेटा, 2 प्रकार से। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले बेटा एक होती है नंबर 1 ठीक, खुरदरी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंड सेकंड आ जाती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। उससे पहले इनको समझने से पहले एक पॉइंट जाना, क्योंकि मैं इनकी इंग्लिश नेम बताऊंगी। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड शॉर्ट में इसको हम ER कह देते हैं, क्योंकि नाम बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए हम इसको ER कहते हैं। E से एंडोप्लाज्मिक, R से रेटिकुलम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा था, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य। खुरदरी क्या होता है बेसिकली, रफ, यानी कि ये क्या है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके है। एंड चिकनी को क्या बोलते हैं, स्मूथ बोलते हैं, हंसना नहीं है इसका नाम सुन के, है ना। चिकनी कौन सी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, बार बार इतना नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, टाइम भी वेस्ट हो जाता है, तो इसको हम शॉर्ट में RER बोलते हैं, इसको हम SER बोलते हैं, ठीक है। अब बात आई कि मैम हम इसको क्यों बोल रहे हैं आखिर, है ना, इसको खुरदरी, इसको चिकनी क्यों बोला जा रहा है, तो यही पॉइंट यहाँ पर है। तो याद रखिएगा, अभी ध्यान से देखो इस डायग्राम को, आप देख रहे हो बीच में क्या है, यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस मैंने पढ़ा रखा है, न्यूक्लियस भी मैंने आपको पढ़ाया है और न्यूक्लियोलस भी मैंने आपको पढ़ाया है। न्यूक्लियस आपका केंद्रक, न्यूक्लियोलस आपका केंद्रिका, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, ये केंद्रक के पास ही मिल रही है, दिख रही है इस तरफ, इधर लिखा है रफ, ठीक है, उधर लिखा है स्मूथ। तो खुरदरी को हम खुरदरी क्यों बोलते हैं? मैंने बोला बेटा मेरा हाथ है, अभी कुछ नहीं है इस पर, मैं नॉर्मल, मेरा भाई बिल्कुल स्मूथ है ना, कुछ भी नहीं है इस पर। अब मैंने ये रख दिया, मुझे कुछ फील हो रहा है कि भाई कुछ तो रखा है मेरे हाथ पर, है ना, थोड़ा रफ रफ सा लगा मुझे। तो ये चीज़ क्या थी, पॉइंट यहाँ पर ये आया कि आखिर ये क्या था। तो यहीं पर सबसे पहले खुरदरी को जानते हैं हमने, आखिर खुरदरा क्यों कहा, क्योंकि हमने देखा इसके ऊपर एक डॉट जैसी संरचना थी। तो बेटा ये जो डॉट जैसी जो संरचना है इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्लियर है? राइबोसोम की उपस्थिति के कारण हम खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका को क्या कहते हैं, खुरदरी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी जो अंतःप्रद्रव्य जालिका वो 2 तरीके से, एक खुरदरी एक चिकनी, एक के ऊपर राइबोसोम है इसलिए हमने इसको खुरदरी कह दिया, जबकि जो बेटा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होते हैं यहाँ पे राइबोसोम की उपस्थिति नहीं होती है। अब राइबोसोम जो होते हैं भाई ये बनाते हैं किसको, प्रोटीन को,
ठीक है, किसको बनाते हैं बेटा? प्रोटीन को बनाते हैं। तो सोचो ये जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इसके ऊपर भी तो क्या है बेटा? राइबोसोम है ना, इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम। तो राइबोसोम किसको बना रहे हैं? प्रोटीन को बना रहे हैं, है ना। अब इस खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर भी राइबोसोम है, तो ये भी किसको बनाएगी बेटा? प्रोटीन को ही तो बनाएगी, है ना। तो यहीं पर याद रखिएगा RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वापस बोल रही हूँ, नाम बहुत बड़ा है इसलिए हम इतना शॉर्ट में लिख देते हैं। इसके ऊपर क्या होती है बेटा? राइबोसोम की उपस्थिति होती है, जिसके कारण ये किसको बनाएगा? प्रोटीन को बनाएगा। जबकि जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको स्मूथ क्यों बोल रहे हैं? इसको चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। अब राइबोसोम नहीं है यानी कि ये तो मतलब क्लियर हो गया कि ये प्रोटीन को नहीं बनाएगा। फिर ये किसको बनाता है? तो बेटा ये बनाता है लिपिड को, ठीक है। लिपिड एक तरीके की वसा होती है, ओके। तो प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक बच्चा। तो यहीं पर अब सोचो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं आपसे बात कर रही हूं, किसकी बनी थी? याद कीजिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की। तो भाई उसको लिपिड और प्रोटीन मिल कहां से रहा था? बिल्कुल अंतःप्रद्रव्य जालिका से मिल रहा था, ठीक है। तो उसको लिपिड और प्रोटीन कहां से मिला? अंतःप्रद्रव्य जालिका से। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को बनाया RER ने और SER ने बनाया लिपिड को, सिंपल, ठीक है। तो ये तो अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गई। अब हमने देखा कि भाई वहां पे क्या थे? राइबोसोम। और राइबोसोम कैसे थे बेटा? ये डॉट जैसी संरचना थी, है ना, बिंदु जैसी रचना। तो ये राइबोसोम क्या होते हैं? अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे दो साइंटिस्ट होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका मैं इसके बता देती हूँ, वैसे कहीं कहीं पूछ लेते हैं, कहीं कहीं नहीं पूछते, बट फिर आपके नॉलेज में होना चाहिए। अंतःप्रद्रव्य जालिका की जो खोज की थी वो की थी पॉटर साइंटिस्ट ने, जबकि बेटा जो राइबोसोम की खोज की थी वो की थी पैलेड ने। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं पैलेड पॉटर में, तो आपको नहीं होना है, ठीक है बच्चा, ओके। तो राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेड ने की। अब राइबोसोम जो होते हैं बेटा, मैंने बोला ये किसको बनाते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं, यानी कि अगर साइंस की लैंग्वेज में हम बोलें तो क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण, ओके, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है? तो राइबोसोम जो है उसकी खोज की पैलेड ने। अब ये क्या कर रहे हैं? प्रोटीन को बना रहे हैं, ठीक है। अब याद करो, मैंने आपको एक चीज बोली थी जब मैंने आपको केंद्रिका पढ़ाया था, न्यूक्लियोलस। मैंने बोला था कि जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं बेटा? RNA प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो RNA प्लस प्रोटीन से कौन बने होते हैं? हमारे राइबोसोम बने होते हैं। और इसको कौन बना रहा था? केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका थी, है ना। इसीलिए हमने केंद्रिका को क्या बोला था? राइबोसोम की फैक्ट्री, क्योंकि वो राइबोसोम को बना रही थी। अब सोचो राइबोसोम बेटा किसको बना रहा है? प्रोटीन को बना रहा है ना। अब राइबोसोम किसको बना रहा है? बताइए। अब ये राइबोसोम बना रहा है बेटा प्रोटीन को, तो प्रोटीन का घर मैं किसको बोलूंगी? राइबोसोम को, है ना। तो इसको जाना जाता है किस नाम से? प्रोटीन के घर के नाम से, ठीक है। या आप इसको कह सकते हो प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का घर। तो कहीं पर भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। कोई पूछे कि राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है? न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। कोई पूछे प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का घर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए राइबोसोम। क्यों? क्योंकि ये इन चीजों को बना रहे हैं, ओके। अब राइबोसोम जो होते हैं बेटा ये भी दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। नंबर 1, एक होते हैं बेटा 70S प्रकार के, एक होते हैं 80S प्रकार के, ओके। एक होते हैं 70S एंड एक होते हैं आपके 80S। अब बातें किस में मिलेंगे? जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका वाला। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं बच्चा
उनमें क्या मिलता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, मैंने बोला था सिर्फ एक ही कोशिकांग पाया जाता है, और वो कौन सा होता है हमारा राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम भी तो दो प्रकार के होते हैं, मैंने बोला था मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब राइबोसोम पढ़ाऊंगी। तो राइबोसोम बेटा दो प्रकार के होते हैं, 70 और 80। अब कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो अविकसित है, वहां पे सिर्फ एक राइबोसोम ही कोशिकांग मिल रहा है, एंड राइबोसोम भी तो दो तरीके से हैं, तो कौन सा वाला मिल रहा है बेटा वहां पे 70S। तो प्रोकैरियोटिक जो होती हैं बेटा ठीक है, प्रोकैरियोटिक, एंड एक होते हैं आपके यूकैरियोटिक। ध्यान से सुनना, ठीक। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ मिलते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम, 80S बेटा यहाँ पे नहीं मिलते हैं, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं यहाँ पे 70S प्रकार के भी राइबोसोम मिलेंगे, यहाँ पे बेटा 80S प्रकार के भी राइबोसोम मिलेंगे। ठीक है, इसलिए तो वो विकसित है और प्रोकैरियोटिक अविकसित। अब ये होते क्या है, राइबोसोम जो होते हैं इसमें दो इकाइयां होती हैं, एक होती है बड़ी इकाई, एक होती है छोटी। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे 70S की बात कर रही हूँ तो 70S जो है इसको बांटा गया है किस किस में, 50S में और 30S में। ठीक है, वहीं पे जो 80S है, ठीक, 80S जो है इसको बांटा गया है 60S में और 40S में। ओके, क्लियर है। तो 70 और 80, तो मैंने क्या बोला कि राइबोसोम में दो सब यूनिट होती हैं, दो उप इकाइयां होती हैं, एक होती है बड़ी, एक होती है छोटी। तो 70S को जो बांटा गया 50 और 30 में बांटा गया है, अब इनको प्लस करने मतलब प्लस नहीं करने है ना, ये दो इकाइयां हैं इसकी। और 80S क्या होता है 60 और 40, जिसमें S जो होता है ये स्विडबर्ग यूनिट होता है, जो कि एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखा गया था। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें याद रखनी क्योंकि पूछ लिया जाता है कि 70S की कौन सी दो उप इकाइयां हैं, 80 की कौन सी है, ये चीज क्लियर है, अच्छे से क्लियर। तो पॉइंट क्या क्या है कि राइबोसोम को जो खोजा गया वो किसने खोजा, पैलेड ने खोजा। क्या कर रहे हैं, प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन को बना रहे हैं। किसके बने होते हैं राइबोसोम, RNA और प्रोटीन को बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम, और राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रिका। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S, ठीक है, और आपका 80S। 70 जो होते हैं यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं उनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं सिर्फ, क्योंकि वो अविकसित, जबकि यूकैरियोटिक जो होती हैं वहां पे आपके 70 एंड 80 बेटा दोनों प्रकार से पाए जाते हैं। ओके, चलिए, अब राइबोसोम भी हो गया। अब आ जाते हैं बेटा आपका यहाँ पे तीसरा गोल्जी का। जैसे कि आप सब देख रहे हो कि अभी हमने एक सेल देखी थी और सेल में ये उसका केंद्रक था, ये कोशिका द्रव्य था, इसी के पास में ये कौन सी थी, ये थी आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ओके, कौन सी वाली, राइबोसोम दिख रहे हैं, तो ये है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक, एंड इसके इस साइड भी थी कौन, वो थी SER। ठीक है, अब गोल्जी काय जो होता है इसकी खोज जो की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक, किसने, कैमिलो गोल्जी ने। ओके, ठीक है, और इसी के नाम पर, उन्हीं के साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया गोल्जी का। अब ये कहाँ होता है कोशिका में, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे, सेम इस तरफ भी होगा। क्लियर है, इसका काम क्या होता है, सबसे पहले देखो एक सीरीज में है, ये इस तरीके से है ना, एक सीरीज में ही रहती है ये। अब आपने बेटा एक चीज सोचा है कि ये प्रोटीन को बना रहा था RER, और SER हमारा लिपिड को बना रहा था, एंड हमारी प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लिपिड एंड प्रोटीन की बने, यानी कि ये तो क्लियर था कि उसको वो लिपिड एंड प्रोटीन यहां से मिल रहा है। अब एक चीज बताओ, आपको कहीं जाना होता है, किसी जगह पे जाना है घूमने, फॉर एग्जांपल आपने बोला अरे मुझे गोवा जाना है ना, अब गोवा पैदल तो चल के जा नहीं सकते, तो कैसे जाएंगे हम लोग भाई, या तो प्लेन से जाएंगे या फिर हम ट्रेन से जाएंगे, किसी ना किसी चीज़ के जरिए जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अब हम जा तो रहे हैं,
किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है ना। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे होता है। क्या होता है बेटा, ये जो प्रोटीन यहाँ पे बना, ये जो लिपिड है, ये यहाँ से यहाँ तक भी तो जाएगा, है ना। और जब जाएंगे घूमने तो सामान भी तो चाहिए, और सामान लेकर जाएंगे तो हमें उसको पैक भी तो करना होगा, है ना। तो ऐसे ही सेल के अंदर होता है काम। तो क्या होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज़, यहाँ से जब प्रोटीन जाएगा वहाँ से लिपिड जाएगा। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, सबसे पहला काम है इसका पैकेजिंग का। अब हम घूमने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, सामान को पैक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो गोल्जी बॉडी होता है, ये क्या करता है, एक रिक्तिका बनाता है। ऐसे रिक्तिका क्या होता है, एक बबल टाइप, है ना। जैसे आप पानी का ऐसे बुलबुला फुलाते हो ऐसे करके, है ना। तो वो जो आपने बुलबुला सा फुलाया, उसके अंदर सोचो अगर प्रोटीन गया, है ना, तो इस तरीके से सेम एक वहाँ से ऐसी झिल्ली सी निकली, रिक्तिका बोलते हैं बेसिकली हम इसको, उसके अंदर लिपिड गया। तो ये सेम यहीं से, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से लिपिड गया, यहां से आपका प्रोटीन गया। ओके है बच्चा। अब यहां से प्रोटीन जो आया, यानी कि ये रिक्तिका जो बनी है, यहाँ पे ये जो रिक्तिका बनी है, यहां से प्रोटीन निकलेगा, वो इसमें पैक हो जाएगा। यहाँ से जो लिपिड निकलेगा वो इसमें पैक हो जाएगा। यानी कि सबसे पहला काम क्या हो गया बेटा, गोल्जी का आएगा, पैकेजिंग का काम हो गया, पैक किया है भाई इसने, है ना। अब सोचो, अब हमने सामान पैक कर लिया है, अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं घूमने। अब हमने सामान लिया और हम चल दिए घूमने। अब हम कहाँ आ गए, गोवा आ चुके हैं, है ना। लेकिन हम क्या करके आए, ट्रैवल करके आए हैं। इस घर पे तो हमने सामान पैक किया, अब हम ट्रैवल करके आए। तो रास्ते से ये यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से सेम ये, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं गोवा, तो ये भी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। यानी कि दूसरा काम बेटा इसका क्या हुआ, परिवहन का, ठीक है, परिवहन का हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आके ये जो रिक्तिका थी ये गई फट, है ना। कैसे, जैसे आप पहुंचे गोवा, अब तो गोवा में हो, अब क्या करना है, सामान खोलना, कपड़े पहन के निकलना है घूमने, है ना। तो जाते आप क्या करो, सामान खोलोगे ना अपना। तो सेम यहाँ पे हुआ है क्या, कि ये रिक्तिका फटी और यहाँ से जो प्रोटीन था वो बाहर आ गया, यहाँ से जो लिपिड था वो बाहर आ गया, और प्लाज्मा झिल्ली को वो मिल गया। तो इसने क्या काम किया बेटा, लास्ट में क्या काम हुआ, श्रावण का, ठीक है। तो गोल्जी काय की खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने। एंड इसका काम होता है पैकेजिंग का, यानी कि ये प्रोटीन और लिपिड को पैक करता है, उनका परिवहन करेगा और कहाँ पहुंचा देगा, लास्ट में फट जाता है, जिससे प्लाज्मा झिल्ली को लिपिड एंड प्रोटीन मिल जाता है। सिंपल, ठीक है बच्चा। अब यहीं पर एक चीज और होती है। तो गोल्जी काय क्या करता है, ये गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं इसको, ओके। ये क्या करता है बेटा, ये ही बनाता है लाइसोसोम को, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो यही गोल्जी काय किसको बनाता है, लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या है, ये तो एक और कोशिकांग है। एक बार गोल्जी बॉडी को देखें, ध्यान से देखो। तो ये आपकी जो सेल है बेटा, ये दिख रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है। ये देखो, ये लिखा गोल्जी बॉडी, ठीक है। इस तरीके से कुछ होता है। तो गोल्जी बॉडी बिल्कुल क्लियर। कैसी संरचना होती है, इस तरीके से एक लाइन के नीचे एक सीरीज में चलती जाती है भाई ये, ओके, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहीं पे नेक्स्ट कोशिकांग आपका लाइसोसोम ही होता है। लाइसोसोम जो होता है बेटा, इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग, सुसाइड बैग या आत्मघाती की थैली। क्लियर है। आत्मघाती की थैली क्यों बोलते हैं, आप सोचोगे जब हमारे घर में जैसे दिवाली आई तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं सफाई, ठीक है। तो जितना भी कूड़ा होता है हम घर में रखते हैं, नहीं हम फेंक के आते हैं भाई उसको बाहर, है ना। सब नई चीजें लेकर आते हैं घर के अंदर और पुरानी चीजों को हम बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसा ही कुछ क्या होता है, क्या होता है बताओ, इससे कुछ समझ आया, इसका काम क्या लग रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा, चलिए बताऊं, बताएं। चलो, तो लाइसोसोम जो होता है बेटा, जिस तरीके से, क्लियर है। चलो, तो जिस तरीके से हमने देखा कि भाई
दिवाली आई थी, दिवाली तो बाहर था, नॉर्मल सफाई भी करते हो घर में, तो आप कूड़े को घर में नहीं रखते, है ना, आप क्या करते हो, बाहर फेंक देते हो, है ना। सेम क्या होता है, क्या होता है, सेम हमारी सेल करती है भाई, हमारी कोशिका भी। क्लियर। तो हमारी कोशिका भी क्या नहीं करती है, किसी चीज को नहीं रखती है, कोई बेकार चीज है नहीं रखेगी। सोचो कि एक कोशिकांग है वो टूट गया, ये भी फेंक देगी, उठा के बाहर फेंक देगी, ठीक है। और एक काम क्या करती है, एक टूटा हटा दिया, दूसरा कोशिकांग टूटा उसको हटा दिया, तीसरा टूटा उसको हटा दिया, एक टाइम आता है कि उस पूरी कोशिका को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। अब सोचो कि ये थी हमारी सेल हमारी बॉडी में, ठीक है। अब एक कोशिकांग है, फॉर एग्जाम्पल ये वो कोशिका है, ठीक है, जिसके सारे कोशिकांग टूट गए। अभी ये क्या करेगी, इसको यहाँ से हटा देगी, जगह ही तो घेर रही है, इसकी जगह पे एक नई कोशिका आ जाएगी। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम, कोशिका की आत्मघाती की थैली। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, जितने भी कोशिका के टूटे फूटे जो अंग होते हैं उनको पाचित कर देती है। क्यों, क्योंकि ये निकालती है बहुत सारे एंजाइम्स को, जिसकी मदद से ये उन सबका पाचन कर देती है, पाचित कर देगी। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका जो कोशिकांग होता है भाई वो आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते हैं सूत्रकणिका के नाम से, हिंदी में इसको सूत्रकणिका बोला जाता है, ठीक, क्लियर है, क्लियर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जो हमें क्या करता है, ऊर्जा देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, कोशिका का ऊर्जा घर। क्लियर है, क्लियर है बेटा, हाँ जी। चलो, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा, इसको कोशिका का ऊर्जा घर क्यों बोलते हैं वो भी आपको पता लगेगा, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट जानते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी, ठीक है, वो सबसे पहले कॉलिकर ने की थी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कॉलिकर ने, साइंटिस्ट ने की थी, कहां पे की थी, कीटों की रेखित मांसपेशियों में। क्लियर। तो कीटों की रेखित मांसपेशियों में किसने, कॉलिकर ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। फिर उसके बाद ऑल्टमैन आए, जिन्होंने इसको, हाँ जी, ऑल्टमैन आए और जिन्होंने इसको क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट नाम दिया, ठीक। एंड साथ ही साथ लास्ट में एक साइंटिस्ट आए बेंडा, बेंडा ने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था आपका, हाँ जी बेटा, तो वो बेंडा ने दिया था, ठीक है। क्लियर है। अब ये चीज, तीन साइंटिस्ट के नेम याद रखने की, बायोप्लास्ट किसने कहा, बेंडा ने क्या नाम रखा, कॉलिकर कौन थे, ठीक। अब मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है कोशिका के ऊर्जा घर के नाम से। क्यों जानते हैं आखिर हम इसको, क्योंकि भाई हमने देखा अगर राइबोसोम अगर प्रोटीन को बना रहा है, हम उसको कह सकते हैं भाई प्रोटीन का घर या प्रोटीन की फैक्ट्री। तो इसका मतलब ये कि ऊर्जा को बना रहा है ना, बिल्कुल। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन की क्रिया के दौरान, अब श्वसन क्या होता है, आपको लगेगा कि हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले, नहीं। श्वसन होता है जो भी हमने खाना खाया उससे एनर्जी को लेना। खाना क्यों खा रहे, ताकि हमें एनर्जी मिले। सिर्फ खाना खाते एनर्जी नहीं मिलती, नहीं बेटा, उसके बाद बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो जिस प्रोसेस के जरिए हमें ऊर्जा मिल रही है वो है श्वसन। ओके, इसमें क्या होता है, जो भी हमने खाना खाया है वो टूटेगा और तब हमें एनर्जी मिलेगी। O2 एंड CO2 को अगर हम बात करें, O2 लेना, CO2 बाहर निकालना, वो सांस लेना होता है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो यहां पर आपका क्या होता है बेटा, ये श्वसन की क्रिया के दौरान क्या करता है, यानी कि भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त कराना आपको श्वसन हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, श्वसन की क्रिया के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं एटीपी के अणु। क्लियर, किसके, एटीपी के अणु। एटीपी होता क्या है, उच्च ऊर्जा वाले अणु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा,
उच्च ऊर्जा वाले अणु होते हैं और इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अब जिस तरीके से हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बोला है कोशिका का ऊर्जा घर, और इनको जाना जाता है किसके रूप में? एटीपी को जाना जाता है बेटा ऊर्जा मुद्रा के रूप में। ठीक है, ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम इसको जानते हैं। और बेटा याद रखना, इनका निर्माण कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमारे शरीर में बेटा जो हमें ऊर्जा मिल रही है वो एटीपी की फॉर्म में ही मिल रही है। और बेटा ये भी चीज याद रखना कि हमारी बॉडी को 90% जो एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे एटीपी क्या है इसको पता होना चाहिए। हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिल रही है एटीपी की फॉर्म में मिल रही है। बहुत ही उच्च ऊर्जा वाले अणु होते हैं जिनका निर्माण श्वसन की क्रिया के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, आगे इसकी संरचना की बात करते हैं। तो आपको दिख रहा है बेटा सबसे संरचना, तो सबसे बाहर की तरफ जो संरचना आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है, सबसे बाहर वाली, इसको हम बोलते हैं बेटा आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि इसको बोला जाता है बाहरी झिल्ली। बेसिकली दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अंदर देख रहे हो आपको पूरा अंदर जैसी एक संरचना दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारी आंतरिक झिल्ली यानी कि इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है? अब यहाँ पे ये उंगली के समान ये उभार दिख रहे हैं आपको, ये उंगली के समान उभार, इनको बोला जाता है बेटा क्रिस्टी। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि मैंने जब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आपको पढ़ाया था, मैंने आपको क्लियरली बोला था आपको अंतर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये अभी चीजें क्लियर नहीं होंगी आगे चल के बहुत दिक्कत आ जाएंगी, है ना। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मैंने बोला राइबोसोम जो होते हैं वो यूकैरियोटिक में 70 और 80 दोनों मिलते हैं, लेकिन याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है वो भले ही यूकैरियोट में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो राइबोसोम मिलते हैं वो सिर्फ 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं, 80S राइबोसोम यहाँ पे नहीं मिलते। इसके अलावा एक कोशिकांग और ऐसा है जहाँ पे 70S मिलेंगे, यूकैरियोट्स होने के बाद भी 80S नहीं मिलेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी आज जी के लेक्चर में। ठीक है, ये क्या है? अंदर पूरा देख रहे हो यहाँ पे भाई, यहाँ पे पूरे में द्रव्य फैला जिसको हम बोल देते हैं मैट्रिक्स। ओके, एंड डीएनए, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें खुद का डीएनए होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? जैसे केंद्रक में खुद का डीएनए होता है, लेकिन हर कोशिकांग में खुद का डीएनए नहीं होता। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एक हरित लवक, सिर्फ ये तीन ऐसे हैं जिनमें खुद का डीएनए होता है। याद रखना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और राइबोसोम कौन से पाए जा रहे हैं? सिर्फ 70S। यूकैरियोट्स में होने के बावजूद भी इस कोशिकांग में सिर्फ 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, 80S यहाँ पे नहीं पाए जाते। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कोशिकांग को पढ़ने से पहले मुझे कुछ पॉइंट्स बताने हैं। क्या बताने हैं? फर्स्ट से आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, इनकी मैं बात करूं तो ये तो होते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे आपने देखा गोल्जी काय, गोल्जी काय जो होता है बेटा जंतु कोशिका की मैं आपसे बात करूं, ठीक है, जंतु कोशिका, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक सीरीज में है, तो जंतु कोशिका में ही इस सीरीज में पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में हम क्या बोलते हैं कि गोल्जी काय है। ठीक है, ओके, जबकि अगर मैं आपसे बात कर रही हूं एक पादप कोशिका की, ओके, किसकी? एक पादप कोशिका की, तो बेटा यहाँ पे फर्क होता है। देखो ये एक पादप कोशिका, मैंने बोला कैसे पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कैसे है, कैसे, यहाँ पे एक सीरीज में थे लेकिन यहीं पे अलग अलग पड़े हुए हैं। तो जंतु कोशिका में एक कुछ इस तरीके से सीरीज में मिलते हैं, जबकि पादप कोशिका में अलग अलग बिखरे पड़े होते हैं। जंतु कोशिका में हम इसको गोल्जी काय कहते हैं, जबकि पादप कोशिका में इसको बोला जाता है डिक्टियोसोम्स। ठीक है, क्या बोलते हैं?
डिक्टियोसोम कह देते हैं, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट लाइसोसोम को छोड़िए, फिर आइए आप यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पे। याद रखना जंतुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो जंतु कोशिका में ज्यादा होती है, जबकि पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, क्योंकि पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब लवक जो होता है बेटा, याद रखना लवक जो होता है ये सिर्फ पादप में मिलता है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में ये नहीं मिलता, ठीक है। एंड लवक जो होता है बच्चा ये आपके 3 तरीके से होता है, ध्यान से देखिए। नंबर 1 होता है बेटा वर्णी लवक, इसको हम बोल देते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। सेकंड हो जाते हैं बेटा अवर्णी लवक, इसको हम बोल देते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। एंड नंबर 3 पर आ जाता है आपका हरित लवक, इसको हम बोल देते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। वर्णी लवक जो होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, ये प्रदान करते हैं रंग, ठीक है। जितने भी आपके जो फल फूल होते हैं ना, ठीक है, फल फूल जो होते हैं उन सबको क्या करते हैं, रंग प्रदान कर देते हैं। जबकि अवर्णी लवक जो होते हैं बेटा ये आपके रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता है, ना ही ये रंग प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, भोजन का संग्रह, यानी कि भोजन को इकट्ठा करते हैं, ठीक। एंड लास्ट वाला जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम बोल देते हैं हरित लवक। ये जो होता है बेटा एक जो पौधा होता है, ठीक है, पौधे में जो पत्ती होती है, ठीक है, उसमें पाई जाने वाली एक संरचना है। तो ये एक पत्ती है, इस पत्ती में ये एक संरचना पाई जा रही है, इस संरचना को बोलते हैं हरित लवक, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ये जो हरित लवक होता है बेटा ये क्या करता है, इसी के अंदर होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो क्रिया है जिसके जरिए पौधे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। इस हरित लवक के अंदर पाया जाता है बेटा क्लोरोफिल, ठीक है, इसको बोला जाता है पर्णहरित, ठीक है। ये क्या करता है, आपने देखा पत्ती जो हरे रंग की होती है वो इसी की वजह से होती है। अब यहाँ पे हरित लवक जो होता है रियल में जो इसकी संरचना होती है वो होती है कुछ इस तरीके से। इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, स्ट्रोमा, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये जो सिक्के के समान संरचना दिख रही है, एक के ऊपर सिक्का जैसा रखा है, ग्रेनम, ठीक है, यही आपके कोर्स में है। अब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है बेटा, कि मैंने बोला प्रकाश संश्लेषण बेटा वो क्रिया है जिसके जरिए पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका पौधा है, पौधे में जो पत्ती है, तो सूर्य से क्या आता है बेटा, प्रकाश आता है। अब प्रकाश जो आया वो आया किस रूप में, सौर ऊर्जा के रूप में, ठीक है, सौर ऊर्जा के रूप में। तो ये रहा आपका हरित लवक, है ना। अब यहाँ पे मैंने बोला क्लोरोफिल के कण है ना, तो जैसे सौर ऊर्जा के रूप में आया, जैसे इस क्लोरोफिल में पड़ा, वो जो प्रकाश सौर ऊर्जा में आया था, क्लोरोफिल ने उसे बदल दिया रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। अब इस क्रिया में होता क्या है, याद रखना कि जब पौधा इस क्रिया को करता है ना, उस दौरान वो वातावरण से CO2 को लेता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को। क्यों लेता है, क्योंकि उसे बनाना होता है पौधे का भोज्य पदार्थ C6H12O6, यानी कि भोजन उसका। और याद रखना इस क्रिया में उसको O2 की जरूरत नहीं होती। तो जो आप पौधे को पानी देते हो ना, इस क्रिया में होता क्या है कि जल के अपघटन से, H2O क्या होता है, वाटर, तो इसका अपघटन होगा और O2 क्या होती है, बाहर निकलती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें किसकी, CO2 की जरूरत होती है, ना कि O2 की, ठीक है। तो हरित लवक क्या है, हरित लवक पत्ती में उपस्थित वो संरचना है जहां पे क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आता है तारककाय। तारककाय जो होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है।
बेटा सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में फर्क होता है, याद रखना। कुछ को लगता है कि एक जैसे कोशिका होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे होता क्या है कि दो स्टिक जैसी संरचना होती है इस तरीके से। अभी दोनों अलग अलग होते तब हम इनको बोलते हैं सेंट्रियोल। ये दोनों एक साथ मिल जाए सेल के अंदर, हम इसको बोलेंगे सेंट्रोसोम। तो तारकाय सेंट्रोसोम होता क्या है बेटा, ये कोशिकांग है जो किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में, ठीक है। जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। ओके, क्लियर है बेटा। इसका काम क्या होता है, इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन को कराना, ठीक है। किसमें किसमें बेटा, किसमें, कोशिका विभाजन को कराना। तो कोशिका विभाजन को कौन प्रेरित करता है, हेल्प कराना, यानी हेल्प करता है उसको कोशिका विभाजन कराने में मदद कौन कर रहा है, तारकाय, ठीक है। अब बात है क्या पादप में नहीं होता, भाई बिल्कुल होता है कोशिका विभाजन, तो फिर वहां पे कौन कराता है, क्योंकि तारकाय तो नहीं मिल रहा। तो बेटा पादप में आपका पाया जाता है ध्रुवीयकाय, ठीक है। क्या पाया जाता है, ध्रुवीयकाय पाया जाता है, किसमें, पादप कोशिका में। किसके स्थान पर, तारकाय के स्थान पर। क्लियर, चलिए ये चीज क्लियर। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका रसधानी। रसधानी जो होता है बेटा ये एक ऐसा कोशिकांग है, ये भी आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। अगर मैं आपसे इसकी बात कर रही हूं तो बेटा एक जो पादप कोशिका होती है, ठीक है, उसके अंदर आपका 99, देखो ये इतनी बड़ी रिक्तिका है, ठीक है। एक कोशिका मैं यहीं पे आपकी बना दूं, ठीक है, जंतु वाली, ध्यान से सुनना बिल्कुल। एक कोशिका ये है एंड मैंने बोला यहाँ पे ये इतनी सी है, तो अब सोचो ये भी बहुत बड़ी बना दी, बल्कि मैंने इतनी सी है, ठीक है। तो कुछ फर्क है, देखो यहाँ पे रिक्तिका, ये राजधानी कितनी बड़ी है, यहाँ पे ये छोटी सी है। मैंने बोला ये पादप कोशिका है, मैंने बोला ये जंतु कोशिका है। तो बेटा होता क्या है कि पादप में जो राजधानी, ये जो राजधानी होती है, एक कोशिका का 90% जो एरिया होता है वो घेर के रखती है। जंतु कोशिका में तो बेटा बहुत छोटी मिल रही है और कभी कभी तो ना के बराबर होता है, तो उसका मिलना या ना मिलना कभी कभी बराबर हो जाता है। जंतु कोशिका में मिलेगी तो बहुत छोटी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। जबकि पादप कोशिका में 90% क्षेत्र यही राजधानी घेर कर रखती है। और ये ना सबसे बाहर वाली जिससे घिरी होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्लियर है। और यहाँ पे आके आपके सारे के सारे कोशिकांग हो जाते हैं खत्म, ठीक। अब एक पार्ट और है, पादप कोशिका की हम बात कर रहे हैं, तो बेटा पादप कोशिका में एक एक्स्ट्रा संरचना और पाई जाती है, वो होती है कोशिका भित्ति की संरचना, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, क्योंकि जिस पदार्थ की ये बनी होती है उसका जंतु पाचन नहीं कर सकते, यानी हम लोग उसका पाचन नहीं कर सकते। तो ये प्लाज्मा झिल्ली है, इस प्लाज्मा झिल्ली के बाहर भी पादप कोशिका में एक संरचना मिल रही है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। बेसिकली बेटा ये बहुत कठोर होती है, एक दीवार जैसी रचना होती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो पादप कोशिका होती है उसकी रचना करती है। ये बनी किसकी होती है बेटा, अगर मुख्य रूप पे हम बात कर रहे हैं ये सेल्यूलोज की बनी होती है, बाकी और प्लांट्स में ये हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, इन सब की भी बनी होती है। तो यहाँ पे अब आपका पूरा हो जाता है क्लियर। ये एक एक्स्ट्रा संरचना थी, बस आपको इतना जानना था, ठीक है। अब बात आई कि ठीक है मैम हमने सारा पढ़ लिया, अब सोचोगे बेटा सारे के सारे आपने कोशिकांग पढ़ लिया, आपने सब पढ़ लिया। अब अगर हम बात करें तो बेटा पादप और जंतु दोनों के दोनों किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में, है ना। यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी इनकी कोशिका में अंतर पाया गया है। तो क्या अंतर है, अभी सारे के सारे कोशिकांग पढ़े, बस वही लिखना है, ठीक है। तो पादप और जंतु कोशिका में अंतर, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं बेटा आपका पादप कोशिका, ठीक है, एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं आपका जंतु कोशिका। क्लियर है। तो बेटा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे मुख्य अंतर क्या होता है, वो होता है कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति क्या होती है बेटा, पादप कोशिका में तो उपस्थित है,
ठीक, जबकि किसमें नहीं होती है, जंतु कोशिका में तो अनुपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर बेटा आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कैसी है बेटा, आपकी पादप कोशिका में कम होती है, जबकि जंतु कोशिका में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जंतुओं को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर पे आइए, यहां पर क्या मिलता है बेटा आपका, गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय आपका नहीं बेटा, ये हम पादप की बात करें, इस तरफ पादप लिखा है तो इधर पादप कोशिका ही लिखे, इधर जंतु लिखे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, पादप कोशिका में क्या नहीं होता है बेटा, यहाँ पे आपका गोल्जी काय नहीं मिलता, उसके स्थान पर क्या मिलता है, डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि जंतु में क्या मिलता है बेटा, गोल्जी काय मिलता है। ठीक है, गोल्जी काय मिलता है। ठीक, यहाँ पे क्या नहीं मिलता है बेटा, यहाँ पे ध्रुवीय काय पाया जाता है, ध्रुवीय काय ठीक पाया जाता है। जबकि अगर मैं आपसे बात कर रही हूं बेटा किसकी, जंतु कोशिका की, तो ध्रुवीय काय के स्थान पे क्या मिलता है भाई, यहाँ पे तो तारक काय पाया जाता है, और जबकि पादप में तारक काय के स्थान पर क्या मिलता है, ध्रुवीय काय पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें बेटा पादप की, तो क्या होती है पादप में, जो राजधानी होती है वो कैसी होती है, राजधानी बड़ी होती है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें किसकी, यहां पर जंतु कोशिका की, तो राजधानी कैसी होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट, लवक क्या होते हैं बेटा, पादप कोशिका में जो लवक होते हैं आपके, वो यहाँ पर पाया जाएगा, यानी कि सारे के जितने भी प्लास्टिड होते हैं वो यहाँ पर मिलेगा। जबकि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ किसकी, हाँ जी किसकी, एनिमल सेल की, यानी कि जंतु कोशिका की, तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो लवक होते हैं वो आपके अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, क्या होते हैं बेटा पादप कोशिका में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जबकि अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, जंतु कोशिका की, तो प्रकाश संश्लेषण ठीक है की क्रिया नहीं करते। ओके है, नेक्स्ट पर आओ, एक पॉइंट और है, वो पॉइंट क्या है कि क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक बेटा, क्या मिलता है, क्लोरोफिल पाया जाता है किसके अंदर, हरित लवक के अंदर। ओके, जबकि किसमें, आपका जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है बेटा पूरी तरीके से कंप्लीट। तो आई होप आपको सारे समझ आए। तो आज हमने जाना है कोशिका द्रव्य क्या है, सारे के सारे कोशिकांगों को हम लोगों ने जान लिया है, एंड ये भी जाना कि पादप और कोशिका दोनों के दोनों यूकैरियोट्स में आते हैं, फिर भी उनकी कोशिका में कैसे फर्क होता है, तो जाना पादप और जंतु कोशिका में अंतर। तो अब हम लोग मिलेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एक न्यू चैप्टर का होगा बेसिकली।
ठीक है, तो आज आपका जीवन की मौलिक इकाई हो चुका है कंप्लीट। तो 5 लेक्चर हैं इसके, जिसने एक भी लेक्चर मिस किया है प्लीज उस लेक्चर को देखना, वरना नेक्स्ट वाले लेक्चर में दिक्कत आएगी, समझ नहीं आएगा, है ना, बेसिक क्लियर नहीं होगा। सारे लेक्चर्स को देखोगे तो चैप्टर यूं क्लियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा ऊ तक। तो मिलते हैं जल्दी, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।